नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में संपूर्ण सितंबर माह में पूरे देश में विषय आधारित पोषण माह मनाया जाएगा। और किस तरह के समसामयिक कार्य आप कर सकते हैं बाजरे में। और आइए अब समाचार देखते हैं विस्तार से। आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में संपूर्ण सितंबर माह को पूरे देश में विषय आधारित पोषण माह मनाया जाएगा। पोषण अभियान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। आइए इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पोषण अभियान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के झुंझुनू से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया। पोषण अभियान कुपोषण की समस्या और मिशन मोड में इसके समाधान की ओर देश का ध्यान केंद्रित करता है। पोषण अभियान एक जन आंदोलन है जिसमें स्थानीय निकायों, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की समावेशी भागीदारी शामिल है। सामुदायिक लामबंदी को सुनिश्चित करने और लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए हर वर्ष सितंबर महीने को पूरे देश में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में त्वरित और गहन पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए समग्र पोषण में सुधार की दिशा में केंद्रित और समेकित दृष्टिकोण के लिए पूरे महीने को साप्ताहिक विषयों में विभाजित किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर पूरे महीने में कई गतिविधियों की योजना बनाई है। साप्ताहिक विषय के आधार पर 1 से 7 सितंबर पोषण वाटिका के रूप में पौधरोपण गतिविधि, 8 से 15 सितंबर पोषण के लिए योग और आयुष, 16 से 23 सितंबर अधिक जिम्मेदारी वाले जिलों के आंगनबाड़ी लाभार्थियों को क्षेत्रीय पोषण किट का वितरण, 24 से 30 सितंबर SAM के बच्चों की पहचान और पौष्टिक भोजन का वितरण। इस वर्ष पोषण माह के दौरान गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला आंगनबाड़ियों, स्कूल परिसरों, ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध स्थलों में सभी हितधारकों द्वारा पोषण वाटिका के लिए वृक्षरोपण अभियान पर केंद्रित होगी। पौधरोपण गतिविधियां पौष्टिक फलों के वृक्ष, स्थानीय सब्जियों और औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों के पौधे लगाने पर केंद्रित होगी। कोविड टीकाकरण और कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए संवेदीकरण या जागरूकता अभियान का भी आयोजन किया जाएगा। पोषण माह के दौरान बच्चों के लिए ऊंचाई और वजन माप के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक भोजन की जानकारी को सामने लाने के लिए स्लोगन लेखन और इसे पकाने की विधि की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। सरकार और कॉरपोरेट निकायों के कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यस्थलों पर 5 मिनट योग प्रोटोकॉल पर सत्र होंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय या स्थानीय भोजन के महत्व पर जागरूकता अभियान, पोषण किटों का वितरण जिसमें क्षेत्रीय पोषक तत्व से भरपूर भोजन शामिल होंगे। साथ ही अनीमिया शिविर, SAM बच्चों की ब्लॉकवार पहचान के लिए अभियान, बच्चों में SAM के लिए प्रसार से निपटने के लिए एक पहल के रूप में 5 वर्ष की आयु तक के SAM बच्चों के लिए पर्यवेक्षण पूरक आहार कार्यक्रम, तीव्र कुपोषण के सामुदायिक प्रबंधन के लिए संवेदीकरण और SAM बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन का वितरण भी किया जाएगा। पोषण माह के दौरान पोषण जागरूकता से संबंधित गतिविधियों को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में जमीनी स्तर तक संचालित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास जैसे कार्यान्वयन विभाग या एजेंसियां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से आशा, ANM प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूलों के माध्यम से स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, पंचायतों के माध्यम से पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास के माध्यम से स्वयं सहायता समूह इन गतिविधियों को अंजाम देंगे और महिलाएं एवं बच्चों का एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पूरे महीने समय पोषण पर संदेश फैलाएंगे।
एक विशिष्ट और समग्र लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया पोषण अभियान कुल मिलाकर छोटे बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के साथ साथ पति, पिता, सास और समुदाय के सदस्यों, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं सहित परिवार के सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण पोषण व्यवहार के संबंध में पोषण संबंधी जागरूकता और जवाबदेही को बढ़ाने का सकारात्मक इरादा रखता है। पोषण माह का उद्देश्य पोषण अभियान के समग्र लक्ष्यों को एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से त्वरित रूप से अर्जित करना है। हमारे देश में करीब करीब 70 लाख हेक्टेयर पर बाजरे की खेती की जाती है। इस साल अभी तक लगभग 63 लाख हेक्टेयर पर इसकी बुआई हो चुकी है। सरकार ने इस साल के लिए 95 लाख टन उपज का लक्ष्य रखा है, लेकिन उत्पादन इस लक्ष्य को पार कर जाएगा। डालते हैं बाजरे की खेती पर एक नजर। बाजरे की खेती देश के शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में खरीफ के दौरान होती है। ये कम लागत और बिना सिंचाई वाली फसल मानी जाती है। भारत में बाजरे की 2 तरह की किस्में होती है, एक तो संकुल बाजरा, दूसरा संकर बाजरा। संकुल बाजरे की पैदावार 18 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जबकि संकर बाजरे की पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। हमारे देश में बाजरे की सबसे ज्यादा खेती राजस्थान में होती है। 50% रकबा और 1/3 उत्पादन अकेले राजस्थान में ही होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी इसकी अच्छी खासी बुआई की जाती है। कर्नाटक और तमिलनाडु में भी इसे बोया जाता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल 1 करोड़ 8 लाख टन बाजरे की उपज हो सकती है। ज्वार की तरह ही बाजरा भी हरे चारे और दाने के लिए उगाया जाता है। इसका अनाज बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है और कुपोषण से लड़ने में इसे बहुत कारगर माना गया है। इसका इस्तेमाल मुर्गियों के दाने के रूप में भी किया जाता है। जिन किसानों को बाजरे की उन्नत संकर किस्म बोए हुए 25 से 30 दिन हो गए हैं, वो नाइट्रोजन की बाकी आधी मात्रा डाल दें। इस मौसम में बाजरे के अरगट रोग लग सकता है। इस रोग में दाने के स्थान पर भूरे काले रंग की गांठें बन जाती है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए वैज्ञानिक सलाह से उचित दवा का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बाजरे को हरित बाली रोग भी लग सकता है। ये फफूंदी से पैदा होने वाली बीमारी है, जिसमें पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। सुबह के समय पत्तियों की निचली सतह पर सफेद पाउडर जैसा पदार्थ दिखाई देता है। ये बीमारी खास तौर से बालियां आने पर हमला करती है। इसमें बालियों पर दानों की जगह छोटी छोटी हरी पत्तियां उगाती है। खेत में रोगग्रस्त पौधों को समय समय पर उखाड़ कर जला देना चाहिए। बाजरे में मीज कीट का भी खतरा है। ये कीट भी बाली बनते समय लगता है। इसके साथ साथ पत्तियों पर खाने वाले कीटों का असर भी दिखाई दे तो 3% फोरेट को 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कना चाहिए। दीमक और सफेद लट फसल की जड़ को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये पौधों की जड़ों को काट देते हैं, जिससे पौधा सूख कर नष्ट हो जाता है। इसके अलावा बाजरे में टिड्डियों का हमला भी देखा जाता है। ये टिड्डियां पत्तियों को खाकर फसल बर्बाद कर देती है। इसकी रोकथाम के लिए फोरेट का हल्का छिड़काव कर सकते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें।
श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत आत्मनिर्भर भारत में। देश में जब आत्मनिर्भरता की बात कही जाती है तो महत्वपूर्ण है कि कृषि में आत्मनिर्भरता आए। और अभी जो खरीफ का सीजन चल रहा है, इसकी प्रमुख फसल है धान। हमारे जो किसान धान की खेती करते हैं, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह की देखभाल की आवश्यकता है फसल को, जिससे कि आने वाले समय में आपको अच्छी उपज मिले और आप कृषि में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सकें। इसके लिए कई ऐसी विशेष सावधानियां हैं जिनका ख्याल आपको रखना होगा इस दौरान। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। धान में नाइट्रोजन की 3 खुराक देनी होती है। बची हुई 2 खुराकों में से एक कल्ले निकलते वक्त और दूसरी फूल आते समय देनी है। अगर खेत में जिंक की कमी दिखाई दे रही हो तो 0.5% जिंक सल्फेट को 0.25% बुझे हुए चूने के घोल के साथ 2-3 बार छिड़के। हर छिड़काव के बीच 15 से 20 दिनों का फासला रखना है। जिन क्षेत्रों में धान की सीधी बुआई की जाती है, अगर वहां पौधों में लौह तत्व की कमी दिखाई दे रही हो तो 0.5% फेरस सल्फेट का घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव कर ले। दूसरी ओर खेतों की मजबूत मेड़बंदी करे ताकि बारिश का पानी खेत से बाहर ना निकले। पछेती धान में जिन जगहों पर पौधे मर गए हैं, वहां उसी प्रजाति के नए पौधे दोबारा रोप ले और खेत में पानी का स्तर 3 से 4 सेंटीमीटर बनाए रखे। फसल से पूरी उपज प्राप्त करने के लिए खरपतवारों का समय से नियंत्रण बहुत जरूरी है। रुपाई के बाद 20 से 40 दिनों के अंदर खरपतवारों को नियंत्रित कर लेना चाहिए। बेहतर होगा कि खरपतवार प्रबंधन एकीकृत तरीके से हो। अगर खेत में उचित जल स्तर रहेगा तो बहुत कम खरपतवार पनपेंगे। समस्या ज्यादा आ रही हो तो कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का इस्तेमाल करें। धान की फसल के लिए सही समय पर सिंचाई करना महत्वपूर्ण है। खास तौर से रुपाई के दौरान ब्यांत के समय, बाली निकलते हुए और दाना भरते समय 5 से 6 सेंटीमीटर पानी जरूर भरा रहना चाहिए। कटाई से 15 दिन पहले खेत से पानी निकालकर सिंचाई बंद कर देनी है। देर से रोपी गई धान में झुंका रोग की संभावना रहती है। इसके अलावा ब्लास्ट और बकानी रोग भी धान की बड़ी समस्या है। निदान के लिए कृषि वैज्ञानिकों से सलाह है। वहीं झुलसा रोग होने पर नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग रोग देनी चाहिए और पानी निकालकर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के 2 से 3 छिड़काव करें। फसल में अगर पत्ती लपेटक या तना छेदक या फिर फुदका कीट लग रहा है तो उसके नियंत्रण के लिए कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 50 SP का छिड़काव करना चाहिए। इसकी जगह कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G का बुरकाव भी किसान कर सकते हैं। तो जाना आपने धान के बारे में। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मक्का की भी, जिसकी गिनती तेजी से लोकप्रिय हो चुकी फसलों में की जाती है। अन्य फसलों की तुलना में अगर बात की जाए, मक्का कम समय में पकने और अधिक पैदावार देने वाली फसल है। किसान थोड़े ध्यान अगर इस पर दें और आज की तकनीकी को अपनाएं तो अच्छी उपज वो ले सकते हैं। लेकिन इस दौरान उन्हें किस तरह का प्रबंधन अपनाना चाहिए, मौसम को ध्यान में रखते हुए भी, और जो वैज्ञानिक विधि हैं उसका कैसे वो पालन करके अच्छी उपज ले सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मक्का खरीफ की एक मुख्य फसल है। भारत की जलवायु में विविधता होने के कारण यहाँ मक्के की विभिन्न प्रकार की किस्में उगाई जाती है।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिनों से भरपूर मक्का शरीर के लिए ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। इसके साथ मक्का शरीर के लिए आवश्यक खनिज तत्वों जैसे कि फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, आयरन इत्यादि से भी भरपूर फसल है। अन्य फसलों की तुलना में मक्का कम समय में पकने और अधिक पैदावार देने वाली फसल है। अगर किसान थोड़े ध्यान से और आधुनिक तकनीकी की मदद से खेती करे तो इस फसल की अधिक पैदावार से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जून माह के शुरू होते ही मौसम और बारिश को ध्यान में रखते हुए किसान मक्के की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करते समय उन्नत प्रजातियों का चुनाव करें। जवाहर मक्का 8, विवेक 4, विवेक 17, विवेक 43, विवेक 42, प्रताप हाइब्रिड मक्का 1 आदि मक्के की जल्दी पकने वाली किस्में हैं। जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी मक्के की खेती करने के लिए उपयुक्त होती है। मक्के की फसल में सिंचाई फूल आने और दानों के भरने के समय करें। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और दूसरी तथा तीसरी जुताइयां रोटावेटर की मदद से करें। मक्के की फसल का कीट से बचाव करें। मक्का में लगने वाले प्रमुख कीट धब्बेदार तना भेदक कीट, गुलाबी तना भेदक कीट होते हैं। इसके अलावा पत्तियों का झुलसा रोग एवं तना सड़न जैसे रोगों के होने का खतरा होता है। फसल को शुरुआती अवस्था में रोगों से बचाने के लिए बीज उपचार करें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत आत्मनिर्भर भारत में। आइए बात करते हैं फलों की। जी हाँ, लगातार बागवानी का रकबा बढ़ता जा रहा है और फलों में अमरूद की बात की जाए तो इसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए ज़रूरी है कि फसल की अच्छी तरीके से देखभाल की जाए। किन किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए और विशेष तौर पर इस मौसम में आप किस तरह की देखरेख कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अमरूद को सेहत और स्वाद का संगम माना जाता है। अमरूद की खेती उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और त्रिपुरा में की जाती है। जिन किसानों ने अमरूद के बाग लगा रखे हैं वो इस समय अमरूद की फसल की देखरेख जरूर करें। उचित देखभाल से फसल अच्छी होगी और आपकी आमदनी में इजाफा होगा। इस समय अमरूद के पौधों की रुपाई की जा सकती है। पौधों की रुपाई 5-5 मीटर की दूरी पर करें और पौध लगाते समय प्रति गड्ढा 25 से 30 किलो गोबर की खाद डालें। इसके लिए पहले साल में 260 ग्राम यूरिया, 375 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 500 ग्राम पोटेशियम सल्फेट प्रति पौधा डालना चाहिए। इसके बाद आयु के हिसाब से उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। अमरूद में बरसात के समय की फसल से पैदावार तो अधिक मिलती है, लेकिन गुणवत्ता खराब होती है। इसलिए इस मौसम में फल ना लेकर सर्दी के मौसम में लेने के लिए जरूरी कृषि कार्य करने चाहिए। अमरूद के पौधों में जस्ता की कमी होने से पत्तियों का पीला पड़ना, छोटा होना और पौधों की बढ़वार कम हो जाने के लक्षण मिलते हैं। अमरूद में फल मक्खी के प्रकोप को कम करने के लिए गिरे हुए और ग्रसित फलों को नष्ट कर दे। छेदक कीट से भी अमरूद को बचाए। अमरूद के बाग में साफ सफाई रखें, नीम और जैविक खाद का उपयोग करें। इस तरह अमरूद की उचित देखभाल करके आप अच्छी उपज ले सकते हैं। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमारे स्वस्थ जीवन के लिए हमारे पर्यावरण का स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है।
अगर बात की जाए अलग अलग तत्वों की, यानी प्रकाश की हम बात करें, जल की बात की जाए, वायु की बात की जाए, या इसके साथ साथ भूमि यानी मृदा, वन, पशु, पौधों को भी हम देखें, तो ये सब मिलकर एक स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जिसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ऐसे में इसका संरक्षित रहना भी बेहद आवश्यक है। आज हम बात करेंगे ऐसे किसान और पर्यावरण प्रेमी हिम्मताराम भांबू की, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया और अपने जीवन का बड़ा हिस्सा पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा में समर्पित किया। इनके संघर्ष और लगन को देखते हुए सरकार ने इन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया। किस तरह की इनकी सफलता की गाथा रही और कैसा सफर रहा इनका, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हिम्मताराम भांबू का जन्म 14 फरवरी वर्ष 1956 में नागौर जिले के सुखवासी कस्बे में हुआ था। श्रमिक किसान परिवार के घर पैदा हुए हिम्मताराम ने कक्षा 5 तक पढ़ाई की। उसके बाद वो खेती और गौ सेवा में जुट गए। हिम्मताराम को शुरुआत से ही पर्यावरण की रक्षा करने में रुझान था। यही कारण था कि उन्होंने पर्यावरण की रक्षा में खुद को समर्पित कर दिया। हिम्मताराम भांबू पिछले 25 वर्षों से रोपण और संरक्षण कर रहे हैं। वो नागपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर, अजमेर जैसे जिलों में प्रकृति संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वो वर्ष 2013 से ग्रीन इंडिया मिशन के लिए महावीर इंटरनेशनल संस्थान नागपुर से भी जुड़े हुए हैं। पर्यावरण के प्रति उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उन्हें व्यापक रूप से सराहना मिली है। पर्यावरण प्रेमी हिम्मताराम भांबू ने वर्ष 1999 के दौर में नागौर जिले में ही 6 हेक्टेयर जमीन खरीदी। साथ ही उन्होंने वर्ष 1999 से वर्ष 2010 तक हर वर्ष 1000 पौधे रोपे। इन 11 वर्षों में कुल 11,000 पौधे वहां लगाए और अब वो जगह हरे भरे जंगल में तब्दील हो गई है। अपनी लगन व निष्ठा से इन्होंने वर्ष 1975 से जुलाई 2020 तक की अवधि में कुल 5,50,000 पौधे रोपे और वो पौधे अब तकरीबन 3,50,000 छायादार पेड़ बनकर संपूर्ण नागौर जिले की रौनक बढ़ा रहे हैं। वह शहर तथा जिले की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। हिम्मताराम भांबू ने अपने जीवन का एक भी पल ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने कोई पौधा न रोपा हो। हर वर्ष 5 से 7,000 पौधे तो वो रोपते ही हैं या रोपने की प्रेरणा देते हैं। हिम्मताराम भांबू ने पर्यावरण संरक्षण और इसके भविष्य में होने वाले लाभ के उद्देश्य से 1975 से वर्ष 2020 की अवधि में 1277 वन महोत्सव, 972 पर्यावरण संगोष्ठियां व 132 पर्यावरण चेतना सम्मेलन आयोजित भी कराए हैं। राजस्थान के विभिन्न शहरों कस्बों में बड़े स्तर पर आयोजित कर जन जागृति पैदा की है, जिसमें जयपुर, भीलवाड़ा, नाकोड़ा, जालौर, रामदेवरा, पाली, जैतारण, सालासर, सीकर तथा जैन तीर्थ नाकोड़ा शहर शामिल है। हिम्मताराम भांबू पर्यावरण संरक्षण के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। उनका मानना है कि मानव जीवन के सुरक्षित भविष्य के लिए पर्यावरण और वन्य जीवों का बचाव करना बेहद जरूरी है। हमारी कुदरत ने हमें जीने और खुश रहने के लिए बहुत सुंदर वातावरण दिया है, इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसको सुरक्षित और स्वस्थ रखें। उन्होंने भविष्य में आने वाली युवा पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपना कर्तव्य निभाने के लिए भी प्रेरित किया है। इनका मानना है कि सभी के योगदान से ही हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। आपको बता दें, आप आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को YouTube माध्यम से भी देख सकते हैं। इसके लिए डीडी किसान YouTube चैनल पर जब आप जाएंगे, और उससे बेहतर यही आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं और फिर सारी जानकारी आप ले सकेंगे YouTube के माध्यम से कभी भी कहीं भी। आपको बता दें, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की नई नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
न जाने कितने जन्मों का अभिषेक किया है और न जाने कितनी विदाइयों को अर्थ, सम्मान और दिशा दी है। इस कड़ी में धर्म को कर्म के साथ जोड़ूंगा, होऊंगा हर की पौड़ी के एक लंगर में शामिल, जानूंगा कि क्यों सिद्ध संत के आश्रम में पाली गई गायों का दूध नहीं लिया जाता। की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। मैं हूं श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। बसंत की बीवी को तो चाहिए था कि गर्भ ही गिरा देती, पर वो तो ठहरी क्रांतिकारी। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप ठेकेदार से डरते हैं। तूने जो पाप किया था उसकी सजा बहुत बड़ी है। पहला फौजी देखा जो लड़ना नहीं चाहता। अगर लड़ना है तो दिमाग से लड़िए। तो क्या दीवान सिंह पर पहले भी ठेकेदार ने हमला करवाया था? जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस के साथ खोले जाने वाले खाते इस गांव के लिए क्रांति लाएंगे। कहानी एक गांव की देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल, और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान।